Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to discuss about very important topic that is shock. So आज हम शॉक के बारे में each and everything पढ़ने वाले हैं like the शॉक क्या है, stages of शॉक हो गया, ठीक है, प्लस टाइप ऑफ शॉक हो गया एंड उसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं, एवरीथिंग हम एक ही वीडियो में पढ़ेंगे लाइक एवरीथिंग द बर्स्ट पॉइंट द इम्पोर्टेंट पॉइंट फॉर द नर्सिंग एग्जाम एंड ऑल द नर्सिंग एग्जाम, ठीक है ना। सो अगर मैं शॉक की बात करूँ कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय शॉक, बहुत सिंपल वर्ड में एक वर्ड में बोले तो शॉक का मतलब होता है इनएडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन, ठीक है ना। अब कुछ भी रीजन हो सकता है, वो रीजन हम आगे पढ़ेंगे। टाइप ऑफ शॉक में अलग अलग रीजन होते हैं। सो बिकॉज ऑफ एनी रीजन बेसिकली शॉक में क्या हो रहा है, देयर इज इनएडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन, मतलब कि टिश्यू को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। टिश्यू को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, सो टिश्यू किस में जा रही है, हाइपोक्सिया में जा रहा है, सेल्यूलर हाइपोक्सिया हो रहा है। ऑफ कोर्स सेल को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, सेल को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है तो क्या होगा, डिस्फंक्शन होगा, ऑर्गन डिस्फंक्शन होगा, है ना। सेल को टिश्यू नहीं मिल रहा है, टिश्यू को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, सो बेसिकली क्या होगा, डिस्फंक्शन होगा, ऑर्गन डिस्फंक्शन होगा। सो ये 3 पॉइंट जस्ट आपको शॉक में याद रखना है। दैट इज शॉक का मतलब क्या है, इनएडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन, टिश्यू प्रॉपर परफ्यूज नहीं हो रही है, कोई कुछ भी रीजन हो सकता है, आगे हम पढ़ेंगे। एंड बिकॉज ऑफ दैट इनएडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन देयर इज सेल्यूलर और टिश्यू हाइपोक्सिया। अब हाइपोक्सिया हो रहा है, सो बिकॉज ऑफ अगेन ऑर्गन डिस्फंक्शन होगा। तो लाइक लंग्स काम नहीं करेगी, ब्रेन काम नहीं करेगा, हार्ट काम नहीं करेगा, किडनी काम नहीं करेगी, जीआई सिस्टम काम नहीं करेगी। तो काम नहीं करेगी तो क्या क्या प्रॉब्लम देखने को मिलेगा वो हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो दैट इज द शॉक। एंड ऑफ कोर्स आप खुद सोचो कि दैट इज द ऑर्गन डिस्फंक्शन हो रहा है, आपके जो बेसिकली जो वाइटल्स ऑर्गन है वो अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं। सो ऑफ कोर्स दिस इज द लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, है ना। लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन मतलब कि आपको फटाफट वाला मैनेजमेंट करना होगा, अदरवाइज पेशेंट की डेथ भी हो सकती है ना। सो अगेन शॉक इज द लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन इन विच देयर इज inadequate tissue perfusion. Inadequate tissue perfusion will leads to cellular or tissue hypoxia and then it will lead to organ dysfunction and आपने तभी भी मैनेज नहीं किया तो डेथ भी हो सकती है, ठीक है ना। सो दैट इज द शॉक। तो शॉक के ना स्टेजेस होते हैं, स्टेजेस ऐसे होते हैं, आपको कैसे याद करना है। उससे पहले देखो हम टाइप्स ऑफ शॉक, हम ये सारे शॉक के टाइप्स पढ़ेंगे इन कमिंग स्लाइड्स में। सो बिफोर हम उससे पहले हम स्टेजेस ऑफ शॉक पढ़ेंगे। सो स्टेजेस ऑफ शॉक को आपको कैसे याद करना है, बहुत सिंपल में याद करना है। लेट्स सपोज आपकी फ़ोन है, आपका फ़ोन है। सो स्टार्टिंग में आपने फ़ोन यूज़ किया, प्रॉपर यूज़ किया एंड धीरे धीरे बैटरी जो है वो ख़त्म होना स्टार्ट हो जाता है। सो स्टार्टिंग में इनिशियल स्टेज होगा, जैसे ही बैटरी ड्रेन होगी इनिशियल स्टेज होगा एंड आपने तभी भी चार्ज नहीं किया तो क्या होगा, आपका रिमाइंडर करने लगेगा। आपका जो फ़ोन है बार बार नोटिफिकेशन आएगा कि बैटरी कम हो गई है, चार्ज करो चार्ज करो चार्ज करो, ठीक है ना। जो ब्राइटनेस है वो रिड्यूस हो जाएगी, फ़ोन जो है वो बैटरी सेवर मोड पे चला जाएगा, है ना। सो दैट इज़ लाइक बॉडी, जो आपका जो फ़ोन है वो कॉम्पनसेट कर रहा है कि बैटरी कम है तो वो कॉम्पनसेट कर रहा है स्टार्टिंग में। देन आपने तभी भी चार्ज नहीं किया तो बेचारा कॉम्पनसेट करते 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 आपका फ़ोन क्या हो जाता है, स्विच ऑफ हो जाता है। तो ऐसे ही शॉक में हमारी बॉडी में भी कुछ इस तरीके से होता है कि पहले इनिशियल स्टेज होता है, फिर वो कॉम्पनसेट करना स्टार्ट करती है बॉडी, फिर आप बॉडी कॉम्पनसेट करना स्टार्ट कर दिया, आप तभी भी मैनेज नहीं कर रहे हो तो फिर वो लास्ट में बॉडी गिव अप कर देती है और स्विच ऑफ हो जाती है, मतलब कि डेथ हो जाती है, ठीक है ना। सो इट इज़ नॉट लाइक कि फनी नहीं है, इट्स नॉट अ फनी, इट्स अ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, पेशेंट की डेथ भी हो सकती है शॉक में। सो दैट इज द शॉक, स्टेजेस ऑफ शॉक। तो आपको ये बैटरी वाला याद रखना है सिस्टम, कि बैटरी पहले खत्म होगा, फिर आपको रिमाइंड करेगा, सेवर मोड में चला जाएगा, है ना, कॉम्पनसेट कर रही है एंड देन धीरे धीरे स्विच ऑफ हो जाएगा, ठीक है ना। सो दैट इज द इनिशियल स्टेज होगा। सो स्टेजेस ऑफ शॉक में सबसे पहले क्या होगा, इनिशियल स्टेज होगा। तो इनिशियल स्टेज में क्या हुआ कि जैसे ही आपके बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हुई, सेल्यूलर हाइपोक्सिया हुआ, तो बॉडी बहुत इंटेलिजेंट है। बॉडी मतलब गॉड ने हमारी बॉडी को इतना इंटेलिजेंट वे में बनाया है ना कि बॉडी अपना अलग अलग रास्ता ढूंढ लेती है। तो स्टार्टिंग में बॉडी क्या करेगा कि चलो ऑक्सीजन नहीं आ रहा है, तो सेल इज सो स्मार्ट, तो सेल क्या करेगी, सेल ना स्विच कर लेगी, सेल का जो मेटाबॉलिज्म है स्विच हो जाएगा, किससे, एरोबिक से एनारोबिक में। तो पहले एरोबिक हो रहा था, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में एरोबिक मेटाबॉलिज्म हो रहा था। अब सेल को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है तो वो एरोबिक से एनएरोबिक में चला जाएगा। सो अब क्या होने लगा है, एनएरोबिक मेटाबॉलिज्म होने लगा है, ठीक है ना। सो बॉडी में आपको अभी भी कोई साइन, कोई फाइंडिंग्स नहीं दिखेगा,
बॉडी नॉर्मली बिहेव करेगी, बट सेल्यूलर लेवल पे डैमेज होना स्टार्ट हो चुका है, सेल्यूलर लेवल पे डैमेज हो चुका है स्टार्ट, तो सेल जो है हाइपोक्सिया को लाइक वो करने के लिए एरोबिक मेटाबॉलिज्म से एनारोबिक मेटाबॉलिज्म में कन्वर्ट हो जाएगी। एंड आप सबको पता है जब भी एनारोबिक मेटाबॉलिज्म होता है तो क्या प्रोड्यूस होता है, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। क्या प्रोड्यूस होता है, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। सो इसीलिए कभी भी अगर आपने हॉस्पिटल में काम किया होगा तो आपने देखा होगा जब पेशेंट लाइक ऐसे शॉक में जाता है ना, तो हम फटाफट एवीजी से हम फटाफट लैक्टेट भेजते हैं, पेशेंट का सीरम लैक्टेट कितना है ना। सो ऐसे नॉर्मली पेशेंट का जो सीरम लैक्टेट है ना वो लेस देन 1 मिलीमोल होता है, बट जब शॉक में पेशेंट जाता है तो लाइक मोर देन 4, 5, 6 ऐसे दिखता है आपको क्या बोलते हैं लैक्टेट लेवल। क्यों? क्योंकि जो सेल है वो एरोबिक मेटाबॉलिज्म से एनारोबिक मेटाबॉलिज्म में शिफ्ट हो चुकी है। सो ये हमारा इनिशियल स्टेज में होगा। इनिशियल स्टेज में होगा, अगर स्टार्टिंग में आपका फोन का बैटरी ड्रेन हुआ है, सो दैट इज द मैकेनिज्म। उसके बाद अब अभी तक मैनेजमेंट स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी तक बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिली है, अभी तक बॉडी को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिली है, टिश्यू परफ्यूजन नहीं हो रहा है, सो वो वापस से कौन से स्टेज में चला जाएगा, कंपनसेटरी स्टेज में चला जाएगा। अब कंपनसेटरी स्टेज में क्या करेगा कि अब बॉडी जो है वो फाइट करना स्टार्ट करेगी। बॉडी में ऑक्सीजन कम हो रहा है तो बॉडी जो है डिफरेंट ऑर्गन है वो फाइट करने लगेगी। तो फाइट करने के लिए बॉडी फाइट करेगी एंड बॉडी फाइट करके बोलेगी कि भैया कुछ भी हो, मैं अपने ब्रेन को और अपने हार्ट को गिव अप नहीं करूंगा, मैं अपने ब्रेन को और हार्ट को बचा के मुझे रखना है। मतलब बॉडी का जो मेन टारगेट क्या होगा कि मुझे अपना ब्रेन को और हार्ट को बचा के रखना है, बाकी ऑर्गन अभी भाड़ में जाए, 2 इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है तो उसको मुझे परफ्यूज करना है। उसको परफ्यूज करने के लिए बॉडी क्या करेगी, बॉडी जो है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, बैरोरिसेप्टर नाम की कोई चीज होती है हमारी बॉडी के अंदर, जो कि क्या करेगी, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर देगी। एंड जैसे ही सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा तो क्या होगा, वेजोकंस्ट्रिक्शन होगा, तो बीपी इंक्रीज होगा, हार्ट रेट इंक्रीज होगा। सो ऑफ कोर्स जो ब्लड है मतलब बीपी इंक्रीज हो, कार्डियक आउटपुट थोड़ा इंक्रीज होगा, तो हमारे वाइटल ऑर्गन से बेसिकली हमारे ब्रेन को और हार्ट को जाएगा, ठीक है ना। सो परफ्यूजन टू वाइटल ऑर्गन्स तक होगा, ठीक है। और साथ में और भी क्या करेगा, सिर्फ एक ही चीज नहीं होगा, और भी कुछ चीजें होगा, दैट इज कि आर्टेरियल प्रेशर कम हो रहा था तो कैपिलरी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर भी कम हो रहा था, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो वीनस रिटर्न है ना वो इंक्रीज हो जाएगा। वीनस रिटर्न कम ज्यादा होगा, इसका मतलब क्या है कि ज्यादा से ज्यादा ब्लड कहाँ पे आएगा, हमारे हार्ट के पास आएगा। ज्यादा ब्लड हार्ट के पास आएगा तो ऑफकोर्स कार्डियक आउटपुट भी ज्यादा होगा, तो ज्यादा फिर ब्रेन को और हमारे हार्ट को ब्लड जाएगा, ठीक है, ये होगा। प्लस और क्या होगा, किडनी को भी परफ्यूजन कम हुआ। जैसे ही किडनी को परफ्यूजन कम होगा तो किडनी क्या करेगी, अपना रास सिस्टम एक्टिवेट कर देगी। रास सिस्टम एक्टिवेट कर देगी, दैट इज द रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, तो वो एल्डोस्टेरोन रिलीज करेगी, तो वो अगेन क्या करेगी, सोडियम एंड वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करेगी, अगेन वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करेगी एंड वाटर को कहाँ भेजेगी, हार्ट के पास। एंड साथ ही साथ एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी रिलीज होगा, वो अगेन क्या कर रहे हैं, सोडियम एंड वाटर का अगेन वो वाटर का रिटेंशन कर रहा है, तो ना ओवरऑल क्या कर रहा है, वाटर को रिटेन करके हार्ट तक भेज रहे हैं, सो डैट कि बॉडी में एक परफ्यूजन मेंटेन रहे, है ना। सो ये हुआ। प्लस जीआई सिस्टम क्या करेगी, मतलब बॉडी बोलेगी भैया जीआई सिस्टम तेरा इतना काम अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, तू अपना पेरिस्टाल्सिस कम कर दे, तेरा जो डाइजेशन वाला जो एबिलिटी है वो अभी कम कर दे, अभी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो हमारा हार्ट है और हमारा ब्रेन है, उसको हमें परफ्यूजन करना है। तो जीआई में परफ्यूजन कम होगा, पेरिस्टाल्सिस कम हो जाएगा। स्किन में भी बोलेगा कम परफ्यूजन चलेगा, पहले हमें ब्रेन और हार्ट को देखना है, तो स्किन का परफ्यूजन कम होगा तो स्किन जो है वो कूल एंड मॉइस्ट पेल होगा, है ना, कूल पेल मॉइस्ट होगा, ठीक है ना। एक्सेप्ट सेप्टिक शॉक, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, सेप्टिक शॉक में जो स्किन है वो हॉट एंड फ्लश्ड होती है, ठीक है ना। लंग्स में परफ्यूजन कम होगा तो रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज हो जाएगा। तो अगर हम सिंपल वे में बोले तो इनिशियल स्टेज में आपको कुछ भी सिम्टम्स नहीं दिखेगा, ठीक है, बेसिकली सेल्यूलर लेवल पे प्रॉब्लम हो रखी है। बट इन कॉम्पनसेटरी स्टेज में क्या होगा, कॉम्पनसेटरी स्टेज में आपका क्या होगा कि बीपी तो नॉर्मलाइज करेगा, बीपी कम नहीं होगा बट यस नॉर्मल रहेगा, बट हाई भी नहीं रहेगा, लेकिन 90s 100 में रहेगा। टैकीकार्डिया होगा, टेकिपनिया होगा, लंग्स में टेकिपनिया होगा, ठीक है, जीआईटी में पेरिस्टाल्सिस कम हो जाएगा, ठीक है ना। सो ये सारे स्किन जो है वो कूल एंड क्लैमी होगा, बट स्टिल ये स्टेज जो है वो रिवर्सिबल है। मतलब आपने अगर यहाँ पे अपना एक्शन स्टार्ट कर दिया, आपने यहाँ पे इंटरवेंशन दे दिया, तो आप रिवर्स कर सकते हैं शॉक को, बॉडी वापस से नॉर्मलाइज हो जाएगी, ठीक है ना। यहाँ तक बॉडी पूरा कंपनसेट कर रही है, पूरा फाइट कर रही है, अगर आपने इंटरवेंशन साथ में दे दिया तो रिवर्सिबल स्टेज है ये।
बट अगर आपने अभी तक मैनेजमेंट, अभी तक इंटरवेंशन नहीं दिया तो धीरे धीरे बॉडी जो है वो गिव अप कर देगी। बॉडी गिव अप करके कहाँ चली जाएगी? प्रोग्रेसिव स्टेज में चली जाएगी। एंड प्रोग्रेसिव स्टेज में क्या होगा कि बॉडी कांट कंपनसेट मोर, एंड इसकी वजह से क्या होगा, जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इतना एक्टिवेट थी, वह जो कंस्ट्रिक्शन कर रखी थी, वीनस रिटर्न इंक्रीज हो रखा था, वो सब गिव अप करने लग जाएंगे। एंड उसकी वजह से क्या होगा? कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा, टिश्यू परफ्यूजन कम होगा, सो ऑफ कोर्स हाइपोक्सिक इंजरी जो है वो हो जाएगी। हाइपोक्सिक इंजरी होगी सो कैपिलरी परमेबिलिटी इंक्रीज होगी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो एडिमा होगा। कभी भी कैपिलरी परमेबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्या होता है, जो फ्लूइड है वो इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट से इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट में आ जाता है, वेसल से कहाँ जाती है? बाहर आ जाती है, तो क्या होगा? एडिमा होगा। ठीक है, ये तो एडिमा हो गया। प्लस ब्रेन को क्या होगा? ब्रेन को अब ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, ब्रेन का परफ्यूजन भी गिव अप खत्म हो गया, तो अब क्या होगा? ड्रॉजी होगा इंसान, कंफ्यूज होगा, स्पीच स्लो हो जाएगा, डिसओरिएंटेड हो जाएगा। ठीक है ना। लंग्स में क्या होगा? लंग्स में भी अगेन एल्विलाई में फ्लूइड फिल्ड हो जाएगा, ARDS हो जाएगा, डिस्पनिया होगा, रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है ना। हार्ट को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रही है तो हार्ट का जो रिदम है, जो बीट है, वो भी अब नॉर्मल हो जाएगा, सो मायोकार्डियल इन्फाक्शन हो सकता है, डिसरिदमिया हो सकता है। ठीक है ना। किडनी को भी प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, परफ्यूजन नहीं मिल रहा है, सो रीनल फेलियर हो सकता है, एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस हो सकता है ना। बेसिकली क्या होगा? ओलिगोरिया हो जाएगा, यूरिन आउटपुट कम हो जाएगा। ठीक है ना। गट को नहीं मिल रहा है, सो GI ब्लीड होना स्टार्ट हो जाएगा। लीवर को प्रॉपर ब्लड नहीं मिल रहा है, तो लीवर का काम क्या था? अमोनिया को डिटॉक्सिफाई करना, और भी बहुत सारे काम है, सो अमोनिया इंक्रीज हो जाएगा, क्लॉटिंग प्रॉब्लम होगा। तो ठीक है, ये सारी प्रॉब्लम देखने को मिल जाएगी। प्लस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि क्या होगा? डिससेमिनेटेड इंट्रावस्कुलर कोएगुलेशन फेस हो जाएगा। सो इसमें बेसिकली क्या होगा ना, ये जो DIC है ना, बेसिकली DIC सेप्टिक शॉक में ज़्यादा देखने को मिलता है। मोस्ट कॉमन जो देखने को मिलता है वो सेप्टिक शॉक में देखने को मिलता है। सो DIC में क्या होगा ना कि स्टार्टिंग में जैसे ही हाइपोक्सिक इंजरी होगी, सेल जो है वो डैमेज होंगे, तो सेल जैसे ही डैमेज होगा ना, तो स्टार्टिंग में क्या होगा कि सेल डैमेज होगा तो उसके रिस्पॉन्स में ना क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज होगा। जैसे ही थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज होगा ना, तो जो क्लॉटिंग मैकेनिज्म है उसको एक्टिवेट कर देगा। तो बॉडी को लगेगा ना कि स्टार्टिंग में कि यहाँ पे क्या बोलते हैं, ब्लीड हो रहा है, तो वहाँ पे सारे क्लॉटिंग फैक्टर आ जाएंगे, प्लेटलेट्स आ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? माइक्रोथ्रोम्बाई फॉर्म हो जाएगा, थ्रोम्बस फॉर्म हो जाएगा, छोटे छोटे थ्रोम्बस फॉर्म हो जाएंगे वेसल्स में, कैपिलरीज में छोटे छोटे थ्रोम्बस फॉर्म हो जाएंगे, है ना। तो स्टार्टिंग में थ्रोम्बस फॉर्म होगा, एंड स्टार्टिंग में थ्रोम्बस फॉर्म होगा तो सारे के सारे क्लॉटिंग फैक्टर, सारे के सारे प्लेटलेट्स तो यूज हो गया, तो लेटर स्टेज में क्या होगा? ब्लीडिंग होगा। सो डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन, अगर सिंपल वर्ड में बोले तो क्या होगा? स्टार्टिंग में क्या होगा? क्लॉटिंग होगा, हर जगह क्लॉटिंग दिखेगा, सारे वेसल्स में, कैपिलरीज में क्या होगा? क्लॉटिंग होगा। फिर धीरे धीरे सारे के सारे क्लॉटिंग फैक्टर जो एग्जॉस्ट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, तो लास्ट में ब्लीडिंग, तो हर जगह से ब्लीड होगा, हर जगह से, गम से, IV साइट से, GI से, ओरल से, क्या बोलते हैं, यूरिन, हर जगह से आपको ब्लीड दिखेगा। तो स्टार्टिंग में क्लॉटिंग होगा, फिर ब्लीड हो जाएगा। सो दैट इज द डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन। ठीक है, सो ये हो गया। सो प्रोग्रेसिव स्टेज है, तो ये स्टेज को भी हम पार्सली रिवर्स कर सकते हैं। अगर आपने इस स्टेज में भी आपने इंटरवेंशन स्टार्ट किया तो पार्सली आप रिवर्स कर सकते हो। बट आपने अभी तक इंटरवेंशन स्टार्ट नहीं किया तो लास्ट स्टेज पे क्या हो जाएगा? रिफ्रैक्टरी स्टेज हो जाएगा, दैट इज नोन एज इरिवर्सिबल, मतलब कि आप रिवर्स नहीं कर सकते हो, कांट रिवर्स, एवरी ऑर्गन गेटिंग शट डाउन। सारे ऑर्गन बोलेंगे ठीक है, फोन को आपने चार्ज नहीं किया, फोन बोलेगा ठीक है, टाटा बाय बाय, अब मैं स्विच ऑफ हो जाता हूँ, तो फोन लास्ट में क्या हो जाएगा? स्विच ऑफ हो जाएगा। ऐसे ही बॉडी भी आपकी स्विच ऑफ हो जाएगी। ठीक है ना। सो लाइक एनूरिया होगा, बिल्कुल यूरिन एब्सेंस हो जाएगा, रिफ्लेक्सेस एब्सेंट हो जाएगा, ठीक है ना, BP एकदम कम हो जाएगा, ठीक है, एंड लास्ट में डेथ भी हो सकती है। सो दैट इज द रिफ्रैक्टरी। तो आपको बात समझ में, इनिशियल स्टेज होगा, देन कॉम्पनसेट, बॉडी कॉम्पनसेट करेगी, देन रिफ्रैक्टरी होगा, एंड देन प्रोग्रेसिव होगा, देन रिफ्रैक्टरी होगा। सो दैट इज द स्टेजेस ऑफ शॉक, जो कि सारे शॉक में ये बेसिकली स्टेजेस देखने को मिलते हैं। देन कमिंग टू द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज द टाइप ऑफ शॉक। सो टाइप ऑफ शॉक से MCQ आते हैं अलग अलग फॉर्म में। जब हम MCQ प्रैक्टिस करेंगे तब आपको समझ में आएगा किस तरीके का MCQ आता है, बट बिफोर दैट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है ना। सो सबसे पहला है हाइपोवॉलेमिक शॉक। सो हाइपोवॉलेमिक शॉक का मतलब क्या है? एज द नेम सजेस्ट, हाइपोवॉलेमिक मतलब वॉल्यूम कम होने की वजह से शॉक हुआ है। वॉल्यूम कम होने की वजह से इनएडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन हुआ है, जिसकी वजह से सेल्यूलर हाइपोक्सिया हुआ है, एंड देन ऑर्गन डिसफंक्शन देखने को मिल रहा है। तो देन क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कि कितना वॉल्यूम,
कितना वॉल्यूम, 5 लीटर ब्लड है लेट्स सपोज हमारे बॉडी में इंट्रावास्कुलरली, तो कितना 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर या 4 लीटर या 5 लीटर, कितना ब्लड लॉस होने से, कितना ब्लड वॉल्यूम कम होने से बेसिकली हमें शॉक के सिम्टम्स दिखेंगे, शॉक होगा। सो दैट इज द मोर देन 15% फ्लूइड लॉस अगर होगा देन इट इज नोन एज हाइपोवॉल्यूमिक शॉक, ठीक है ना। सो लो फ्लूइड वॉल्यूम इन द इंट्रावास्कुलर सिस्टम दैट इज मोर देन 15% फ्लूइड लॉस। सो अगर मोर देन 15% फ्लूइड लॉस होगा, कम वॉल्यूम होगा तो कम हार्ट को भी जाएगा, तो कम हार्ट को जाएगा तो हार्ट से बाहर भी कम आएगा, तो कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा, कार्डियक आउटपुट कम होगा, सो ऑफ कोर्स टिश्यू को प्रॉपर ब्लड भी नहीं मिलेगा, सो इनएडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन होगा, और क्या होगा, सेल्यूलर हाइपोक्सिया होगा और ऑर्गन डिस्फंक्शन होगा, एंड दैट इज द शॉक, है ना। तो शॉक बेसिकली हाइपोवॉल्यूमिया की वजह से हुआ है, मोर देन 15% ऑफ फ्लूइड लॉस की वजह से हुआ है ना। सो इसमें भी ना स्टेजेस होते हैं, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक के भी स्टेजेस होते हैं। जैसे स्टेज 1 कब बोलेंगे, जब जो फ्लूइड है वो लेस देन 15% फ्लूइड लॉस होगा तो उसको हम बोलेंगे स्टेज 1, है ना। स्टेज 1 बेसिकली शॉक में नहीं आएगा, इसमें पेशेंट बेसिकली एसिम्प्टोमेटिक होगा, ठीक है। स्टेज 2 कब बोलेंगे, स्टेज 2 से बेसिकली हाइपोवॉल्यूमिक शॉक दिखते हैं। सो लाइक 15 to 30% अगर फ्लूइड वॉल्यूम लॉस होगा तो उसको हम बोलेंगे स्टेज 2। सो कार्डियक आउटपुट कम होगा तो वही कंपनसेटरी सिस्टम जो है, कंपनसेटरी मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाएगा, तो लाइक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, तो वैसोकंस्ट्रिक्शन होगा, तो हार्ट रेट, बीपी सब बढ़ेगा, वीनस रिटर्न इंक्रीज हो जाएगा। सो मतलब यहाँ पे कंपनसेटरी सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगी। स्टेज 3 कब बोलेंगे, जब 30 to 40% फ्लूइड वॉल्यूम लॉस हो जाएगा, यहाँ पे कंपनसेशन अब ज्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है ना। स्टेज 4 कब बोलेंगे, व्हेन मोर देन 40% फ्लूइड वॉल्यूम लॉस हो जाएगा, तो यहाँ पे पेशेंट रिफ्रैक्टरी स्टेज हो सकता है, डेथ भी हो सकती है। सो दैट इज द स्टेज ऑफ हाइपोवॉल्यूमिक शॉक, ठीक है ना। देन हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि बेसिकली फ्लूइड लॉस क्यों हो रहा है। सो फ्लूइड लॉस या तो इंटरनली ब्लीड हो रखा है, अंदर इंटरनल जीआई ब्लीड हो रखा है जो कि हमें दिख नहीं रहा है, अंदर ही अंदर जो इंट्रावास्कुलर से फ्लूइड कम होता जा रहा है, या फिर एक्सटर्नल ब्लीड हो रखा है, जैसे कि लॉन्ग बोन फ्रैक्चर हो गया, या फिर क्रैश इंजरी हो रखी है ना। सो एक्सटर्नल ब्लीड हो रखा है, या फिर सीवियर बर्न में, हमने पढ़ा था ना, बर्न में हाइपोवॉल्यूमिक शॉक होने के चांसेस ज्यादा होता है, क्योंकि कैपिलरी परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, तो सारा का सारा फ्लूइड कहाँ शिफ्ट हो जाता है, इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट में, ठीक है ना। लॉन्ग बोन फ्रैक्चर हो गया, एक्सेसिव, बहुत ज्यादा एक्सेसिव वॉमिटिंग हो गया, यूरिनेशन हो गया, डायरिया हो गया, है ना। सो ये सारे हमारे कॉज है फॉर हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में, ठीक है। सो हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेगा। सो बीपी, ऑफ कोर्स बीपी क्या होगा, कम होगा, सो हाइपोटेंशन होगा, ठीक है ना, हाइपोटेंशन होगा। एंड पल्स रेट, जो हार्ट रेट है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगा, सो टैकीकार्डिया होगा, हाइपोटेंशन हो गया, टैकीकार्डिया होगा, वीक फीवल पल्स होगा, है ना, बॉडी रिस्पॉन्स करेगी, सो हार्ट रेट एकदम फास्ट बीट करेगा, है ना। सो और क्या होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रहा है, सो उसके रिस्पॉन्स में क्या होगा, टेकिपनिया हो गया। सो हाइपोटेंशन होगा, टेकिकार्डिया होगा, टेकिपनिया होगा, ठीक है ना। मेंटल स्टेटस क्या होगा, ऑल्टर्ड होगा, और सेंसोरियम क्या होगा, ऑल्टर होगा, ड्रॉजी होगा, क्योंकि ब्रेन को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है इसलिए। कैपिलरी रिफिल टाइम क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। नॉर्मली कितना होती है, लेस देन 2 सेकेंड होती है। जब हम कैपिलरी को हम प्रेस करते हैं फॉर 5 सेकेंड एंड देन रिलीज करते हैं, तुरंत के तुरंत ये पूरा रेड हो जाता है ना, पेल वाइट खत्म हो जाता है। बट ये मोर देन 3 सेकेंड 4 सेकेंड अगर लेगी तो कैपिलरी रिफिल टाइम क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। प्लस स्किन कैसा होगा, कूल कूल पेल होगा, है ना, कूल पेल, कूल एंड क्लैमी स्किन होगा, है ना, कूल कलर हो, कोल्ड कोल्ड क्लैमी और पैलर स्किन होगा। सो ये हमारे सिस्टम वाइज ये सारे आपको सिम्टम्स देखने को मिलेगा, तो ये आपको याद करना है, ठीक है ना। सो हाइपोटेंशन, टेकिपनिया, टेकिकार्डिया, ब्रेन में जो सेंसोरियम है वो ऑल्टर्ड हो जाएगी, कैपिलरी रिफिल टाइम इंक्रीज हो जाएगी, स्किन जो है वो कोल्ड एंड क्लैमी होगा और पैलर होगा, ठीक है ना, पेल कोल्ड एंड क्लैमी होगा। मैनेजमेंट क्या होगा, सो एयरवे ब्रीदिंग तो हमें मैनेज करना है बाई लाइक पुटिंग द पेशेंट ऑन वेंटिलेटर, प्रॉपर गिविंग ऑक्सीजनेशन एंड सर्कुलेशन। बेसिकली हम पेशेंट को क्या करेंगे, दिस इज द इंपॉर्टेंट लाइन, हम आईवी एक्सेस देंगे, पेशेंट को लार्ज बोर कैनुला लगाएंगे, बेसिकली 16 गेज या फिर 18 गेज का कैनुला लगाएंगे, एंड वहां से हम पेशेंट को वार्म क्रिस्टलॉइड्स फ्लूइड देंगे, जैसे कि नॉर्मल सलाइन या फिर रिंगर लैक्टेट, बेसिकली नॉर्मल सलाइन देते हैं, वार्म क्रिस्टलॉइड्स देंगे। उसके अलावा लाइक बहुत ज़्यादा अगर ब्लीड हो रखा है तो कोलॉइड्स भी दे सकते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी हो सकता है, दैट इज द लेटर। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि हमें पेशेंट को लार्ज बोर कैनुला लगाना है और पेशेंट को वार्म क्रिस्टलॉइड्स देना है, ठीक है ना। एंड सेकेंड थिंग इज द पोजीशन में हमें पेशेंट को मॉडिफाइड ट्रेंडनबर्ग पोजीशन देना है। सो मॉडिफाइड ट्रेंडनबर्ग पोजीशन का मतलब क्या है कि पेशेंट सुपाइन लेटा रहेगा और हम लेग साइड को क्या करेंगे, एलिवेट करेंगे, सो दैट वीनस रिटर्न क्या हो, इंक्रीज हो जाए।
ठीक है ना। सो दैट इज द मॉडिफाइड ट्रेलेनबर्ग पोजीशन। एंड ऑफ कोर्स हमें ट्रीट, जो कॉज है उसको ट्रीट करना है, ब्लीड कहाँ पे हो रहा है, उस ब्लीड को जब तक आप ट्रीट नहीं करोगे तो वो तो लॉस होता रहेगा। सो हमें ट्रीट कॉज को ट्रीट करना है। तो ये हमारा था हाइपोवोलेमिक शॉक के बारे में। दिस इज द मैक्सिमम थिंग यू हैव टू नो अबाउट द हाइपोवोलेमिक शॉक रिगार्डिंग आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। सो इंपॉर्टेंट इन स्टेजेस ऑफ हाइपोवोलेमिक शॉक, क्या क्या कॉज होता है एंड क्या क्या आपको सिम्टम्स देखने को मिलेगा एंड आपको कैसे मैनेज करना है, ठीक है। सो ये हमारा हाइपोवोलेमिक शॉक के बारे में हो गया। कमिंग टू द सेकंड वन, दैट इज द सेप्टिक शॉक। सो सेप्टिक मतलब कि इन्फेक्शन की वजह से शॉक हुआ है। सो इन्फेक्शन की वजह से कुछ प्रॉब्लम हुआ है जिसकी वजह से इनएडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन हुआ है। अब वो इन्फेक्शन क्या हो सकता है, वो इन्फेक्शन हमारा बैक्टीरिया हो सकता है या फिर वायरस हो सकता है या फिर फंजाई भी हो सकता है। बैक्टीरिया मोस्ट कॉमनली होता है, बैक्टीरिया लाइक अगर यूटीआई है, कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई है ना, या फिर निमोनिया हो रखा है, एब्डोमिनल में इन्फेक्शन हो रखा है, वुंड इन्फेक्शन हो रखा है। सो वो इन्फेक्शन जो है वो पूरा ब्लड स्ट्रीम में फैल गया है। सो इन्फेक्शन ब्लड स्ट्रीम में फैल गया है। सो बिकॉज ऑफ दैट शॉक देखने को मिलेगा। सो बेसिकली सेप्टिक शॉक में क्या होता है, सेप्टिक शॉक होता है क्यों है कि बिकॉज ऑफ द इन्फेक्शन। अब जैसे ही बॉडी में इन्फेक्शन होता है, आप सबको पता है इन्फेक्शन होगा तो वो ब्लड में वो इन्फेक्शन जैसे ही होगा, ब्लड में वो जो इन्फेक्टेड एजेंट्स आएगा तो ब्लड में क्या होगा आएगा तो क्या होगा, बॉडी एक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स करेगी। इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स में क्या करेगी, साइटोकाइंस रिलीज करेगी। क्या रिलीज करेगी, साइटोकाइंस रिलीज करेगी। तो बेसिकली ये साइटोकाइंस जो है इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स में रिलीज हुआ था, क्यों, सो डैट वो इन्फेक्शन को किल कर सके। बट वो इतना ज्यादा अमाउंट में रिलीज हो गया तो वो क्या करेगा, वेजोडाइलेशन करेगी, जो वेसल से उसको डायलेट कर देगी। वेजोडाइलेशन करेगी प्लस जो कैपिलरी परमेबिलिटी है ना उसको भी इंक्रीज कर देगी। तो कैपिलरी परमेबिलिटी भी इंक्रीज हो गई तो जिसकी वजह से कैपिलरी लीकेज होगा, ठीक है ना। सो अगेन फ्लूइड कम हो रहा है, ठीक है ना। सेकेंड थिंग क्या कर रही है, सीवियर वेजोडाइलेशन हो रखा है। अब वेजोडाइलेशन हो रखा है तो पूरा वेसल डायलेट हो रखी है, तो जो ब्लड है वो क्या बोलते हैं हमारे हार्ट तक जा ही नहीं रही है। मतलब कि बॉडी में फ्लूइड है, बॉडी में ब्लड वॉल्यूम है, बट इन स्पाइट ऑफ ब्लड वॉल्यूम प्रॉपर है, नॉर्मल है, स्टिल पेशेंट का बीपी फॉल होने लग जाएगा, पेशेंट को शॉक हो जाएंगे, इनएडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है ना। सो सेप्टिक शॉक अकर्स ड्यू टू द सीवियर इन्फेक्शन की वजह से। हाइपोवोलेमिक शॉक क्यों होता, बिकॉज ऑफ द लो वॉल्यूम की वजह से। बट सेप्टिक शॉक क्यों हो रहा है, ड्यू टू सीवियर इन्फेक्शन लीड्स टू सिस्टमिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। तो साइटोकाइंस रिलीज होगा तो वो वेजोडाइलेशन करेगा, कैपिलरी लीकेज करेगा, ठीक है ना, जिसकी वजह से क्या होगा, परसिस्टेंट हाइपोटेंशन होगा डिस्पाइट ऑफ गिविंग द फ्लूइड रिससिटेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। मतलब पेशेंट को वेजोडाइलेशन हो रखा है, कैपिलरी लीकेज हो रखा है, पेशेंट का बीपी कम होगा, आप फ्लूइड दोगे ना स्टिल पेशेंट का बीपी नॉर्मल नहीं होगा। सो दैट इज द परसिस्टेंट हाइपोटेंशन होगा डिस्पाइट ऑफ गिविंग फ्लूइड रिससिटेशन। आप नॉर्मल सलाइन दे रहे हो स्टिल पेशेंट का बीपी नॉर्मल नहीं होगा, ठीक है ना। इसकी वजह से क्या होगा, इनएडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन होगा एंड देन दैट इज द शॉक, है ना। शॉक यही तो है, इनएडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन। सो क्लिनिकली हम कैसे इसको डिस्क्राइब करेंगे, नीड ऑफ वेजोप्रेसर, मतलब यहाँ पे आपको वेजोप्रेसर देना पड़ेगा क्योंकि वेजो डायलेशन हो रखा है तो आपको वेजो कंस्ट्रिक्शन करना है। जो वेसल्स है वो डायलेट हो रखी है तो वेजल्स को कंस्ट्रिक्ट करना है तो आपको क्या देना होगा, वेजोप्रेसर देना होगा टू मेंटेन द मीन आर्टेरियल प्रेशर मोर देन 65 एंड रेज द सीरम लैक्टेट मोर देन 2, है ना। सो बेसिकली यहाँ पे पेशेंट का जो सीरम लैक्टेट है वो मोर देन 2 मिलीमोल पर लीटर होगा और मैप को इंक्रीज करने के लिए, मतलब बीपी को बेसिकली इंक्रीज करने के लिए आपको वेजोप्रेसर की नीड होगी। दैट इज द क्लिनिकल डेफिनेशन ऑफ सेप्टिक शॉक, ठीक है ना। एंड इट इज द डिस्ट्रीब्यूटिव फॉर्म ऑफ शॉक है ना। आगे हम पढ़ेंगे सेप्टिक शॉक हो गया, एनाफिलेक्टिक शॉक हो गया, ये कुछ हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक होते हैं, ठीक है ना। एंड मैंने आपको क्या बताया था कि DIC डिसेमिनेटेड इंट्रावस्कुलर कोएगुलोपैथी, जिसमें क्या होगा, स्टार्टिंग में हर जगह क्लॉट फॉर्म होंगी एंड देन सारा क्लॉटिंग फैक्टर और जो प्लेटलेट है वो एग्जॉस्ट हो जाएंगे तो हर जगह ब्लीड होने स्टार्ट हो जाएगा। एंड दैट इज मोस्ट कॉमनली कहाँ देखने को मिलता है, सेप्टिक शॉक में। तो सेप्टिक शॉक में आपको क्या याद रखना है, दैट इज बिकॉज ऑफ द सीवियर इन्फेक्शन की वजह से वेजोडाइलेशन हो रहा है और कैपिलरी लीकेज हो रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, बीपी कम हो रहा है, इनएडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन हो रही है, ठीक है ना। सो रिस्क फैक्टर क्या है, रिस्क फैक्टर अगेन सप्रेस्ड इम्यून सिस्टम है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट जो होते हैं उनमें ये चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्रोनिक रीनल फेलियर है, लीवर फेलियर है, अल्कोहलिज्म है, निमोनिया है। सो ये सारा इज अ रिस्क फैक्टर फॉर सेप्टिक शॉक, ठीक है ना। सो इसमें आपको साइन क्या क्या देखने को मिलेगा, उसमें हमने साइन पढ़ लिया था। हाइपोवोलेमिक शॉक में क्या क्या था, हाइपोटेंशन, टेकिकार्डिया, टेकिपनिया, मेंटल स्टेटस अल्टर्ड हो रहा था, है ना। सो ये सारा सिम्टम्स था। स्किन कैसी थी, कोल्ड एंड क्लैमी थी, है ना, कोल्ड क्लैमी स्किन थी।
बट इसमें सेप्टिक शॉक में क्या होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अर्ली फेज में क्या होगा, वार्म होगा। अर्ली फेज मतलब कि वेजोडाइलेशन हो रखा है हर जगह। सो वेजोडाइलेशन की वजह से ऑफ कोर्स बीपी तो कम होगा, टैकीकार्डिया भी होगा, टैकिपनिया भी होगा, एंड रेस्टलेस तो होगा ही पेशेंट क्योंकि ब्रेन को ऑक्सीजन कम जा रहा है। बट द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि जो स्किन है ना वो वार्म एंड फ्लश्ड होगी। दिस इज द इम्पॉर्टेंट, दिस इज द एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है कि हाइपोवोलेमिक शॉक में क्या था, स्किन कोल्ड क्लाइमेट था। बट यहाँ पे सेप्टिक शॉक में जो स्किन है स्टार्टिंग अर्ली फेज में वार्म एंड फ्लश्ड होगा, ठीक है ना, टेम्परेचर इंक्रीज रहेगा। बट लेटर फेज में कोल्ड फेस आ जाएगा, दैट इज द वेजो कंस्ट्रक्शन फेस आ जाएगा। सो अगेन स्किन कैसी हो जाएगी, कोल्ड क्लाइमी हो जाएगी एंड सीवियर यहाँ पे हाइपोटेंशन होगा, टैकिपनिया, टैकीकार्डिया, बाकी सब कुछ वही होगा। बट स्टार्टिंग में वार्म फ्लश स्किन हो जाएगी एंड देन लेटर वो कोल्ड क्लाइमी स्किन होगी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है ना। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि सेप्टिक शॉक में इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है, ऑफ कोर्स आपको इन्फेक्शन भी ट्रीट करना है। बाकी जो एबीसी तो प्रायोरिटी, शॉक में तो एबीसी ही प्रायोरिटी हर जगह है, बाकी कोई सा भी शॉक हो एबीसी इज द मोस्ट प्रायोरिटी, ठीक है ना। सो पेशेंट को ऑक्सीजनेशन करना है, परफ्यूजन करना है, एंटीबायोटिक देना है, न्यूट्रिशन प्रॉपर देना है। सो यहाँ पे बेसिकली परफ्यूजन कैसे करोगे, वेजोप्रेसर्स देकर, वेजोप्रेसर्स या फिर आइनोट्रॉप्स देकर, है ना, आइनोट्रॉप्स या फिर वेजोप्रेसर से ही पेशेंट का बीपी इंक्रीज होगा। क्रिस्टलॉइड्स देंगे बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है ना। क्रिस्टलॉइड्स और कोलॉइडल सॉल्यूशन भी देंगे, प्लस स्टेरॉइड्स भी देंगे, ठीक है ना, क्योंकि पेशेंट का इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है ना, तो उसको कम करने के लिए हम स्टेरॉइड्स भी देते हैं एंड कल्चर भेजेंगे सो डैट कि कौन सा बैक्टीरिया है उसके अगेंस्ट हम कल्चर सेंसिटिविटी करेंगे एंड उसके अगेंस्ट हम एंटीबायोटिक देंगे, ठीक है ना। सो ये हमारा सेप्टिक शॉक के बारे में था। कमिंग टू द थर्ड, दैट इज द एनाफाइलेक्टिक शॉक। सो एनाफाइलेक्टिक शॉक क्या है, देखो सेप्टिक शॉक में बेसिकली सीवियर इन्फेक्शन की वजह से वेजोडाइलेशन हो रखा है, ठीक है ना। हाइपोवोलेमिक शॉक में क्या हो रखा है, वॉल्यूम कम की वजह से शॉक हो रहा है। एनाफाइलेक्टिक शॉक क्या है, सडन वाला है। एनाफाइलेक्टिक शॉक क्या है, दिस इज ऑल्सो द डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक। इसमें क्या हो रहा है, बिकॉज ऑफ सम एलर्जेंस की वजह से। अब वो एलर्जेंस कुछ भी हो सकता है, कोई भी एलर्जिक है, कोई भी एलर्जेंस है, वो आपके बॉडी में गया। अब वो एलर्जेंस क्या हो सकता है, या तो कोई फूड पार्टिकल जैसे कि एग हो गया, शेलफिश हो गया, पीनट्स हो गया, या फिर कोई मेडिसिन जैसे कि कॉन्ट्रास्ट डाई, या फिर नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हो गया, या फिर एंटीबायोटिक जैसे कि पेनिसिलिन हो गया, ठीक है ना, या फिर इंसेक्ट विनोम हो गया या लेटेक्स हो गया। बिकॉज ऑफ एनी एलर्जेंस की वजह से क्या होगा, आपकी बॉडी में ये एलर्जेंस गया तो क्या होगा, आईजीई एंटीबॉडी क्या होगा, एक्टिवेट हो जाएगी। एंड जैसे ही ये आईजीई एंटीबॉडी एक्टिवेट होगी, ये क्या करेगी, मास्ट एंड बेसोफिल सेल को क्या करेगी, एक्टिवेट कर देगी। मास्ट सेल एंड बेसोफिल्स को एक्टिवेट कर देगी एंड ये मास्ट सेल एंड बेसोफिल क्या करेगा, ये हिस्टामिन रिलीज करेगा, मैसिव अमाउंट ऑफ हिस्टामिन रिलीज करेगा। और ये हिस्टामिन क्या करेंगे, ये वेजोडाइलेशन करेगा, वेसल्स को डायलेट कर देगा एंड अगेन वेसल्स डायलेट हो जाएगी तो हार्ट के पास कम ब्लड रहेगा, तो कम ब्लड रहेगा तो ऑफ कोर्स जो वाइटल ऑर्गन्स के पास कम ब्लड जाएगा, दैट इज द इनएडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन हो जाएगा। तो बात समझ में आई आपको, मतलब कि बिकॉज ऑफ एनी एलर्जेंस की वजह से आईजीई एंटीबॉडीज एक्टिवेट हो जाएगी एंड वो बेसोफिल और जो हमारा मास्ट सेल उसको एक्टिवेट करेगा एंड वहां से वो हिस्टामिन रिलीज करेगा। हिस्टामिन क्या करेगा, वेजोडाइलेशन करेगा, ठीक है ना। सो ड्यू टू एन एलर्जेंस इन द बॉडी that leads mast and basophil cell to release histamine which leads to vasodilation, increase capillary permeability and because of that क्या होगा, tissue perfusion कम हो जाएगा and that is known as shock, ठीक है ना। so that is the एनाफाइलेक्टिक शॉक एंड ये बहुत सडन होता है, दिस इज वेरी वेरी सडन होगा, ठीक है ना। सो ऑफ कोर्स स्किन आपकी कैसी दिखेगी, स्किन में ईचिंग हो सकता है, फ्लशिंग हो सकता है, रेड हो सकता है, उट्रिक एरिया और स्वेलिंग ऑफ लिप्स और फेस हो सकता है। सो स्किन में ये सिम्टम्स दिख सकते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होगा, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो जाएगा, ब्रोंकस कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा। सो वीजिंग, स्ट्राइडर, डिस्पनिया, टैकिपनिया ये देखने को मिलेगा, ठीक है। कार्डियोवास्कुलर में ऑफ कोर्स वेजोडाइलेशन हो रखा है तो कम ब्लड आ रहा है तो बीपी कम होगा, कार्डियक आउटपुट कम होगा, बीपी कम होगा, टेकीकार्डिया होगा, वीक पल्स होगा, ठीक है ना। जीआई सिस्टम में नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, पेन ये सिम्टम्स बेसिकली एनाफाइलेक्टिक शॉक में देखने को मिलता है एंड दिस इज द सडन। सेप्टिक शॉक क्या होगा, धीरे धीरे होगा, प्रोग्रेसिव होगा। बट एनाफाइलेक्टिक शॉक कैसा होता है, एकदम सडन होगा, सडन वो एलर्जेंस आपकी बॉडी में गए एंड सडनली आपको सिम्टम्स दिखेंगे, है ना। सो जैसे ही एनाफाइलेक्टिक शॉक होता है, द फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट इज दैट यू हैव टू गिव द एड्रेनालिन। आपको एड्रेनालिन देना है इंट्रामस्कुलर, दैट इज द ऑलवेज लाइक फेवरेट क्वेश्चन फॉर नॉर्सेट, बहुत बार पूछ सके हैं कि एनाफाइलेक्टिक शॉक में फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट क्या होगा, दैट इज द
एपिनेफ्रिन, एड्रेनालिन आपको देना है फटाफट, ठीक है ना। एपिनेफ्रिन और एड्रेनालिन देना है इंट्रामस्कुलर, दैट इज द फर्स्ट लाइन ड्रग, ठीक है ना। एंड ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन भी हो रखा है, सो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन को प्रिवेंट मतलब कि मिनिमाइज करने के लिए, कम करने के लिए हम क्या देंगे, ब्रोंको डायलेटर देंगे, तो हम एल्ब्यूट्रेल या साल्ब्यूटामोल का नेबुलाइजेशन देंगे, ठीक है ना। उसके अलावा हिस्टामिन बहुत ज़्यादा रिलीज हो रहा है, तो एंटी हिस्टामिन ड्रग्स देंगे। एंड ऑफ कोर्स इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देंगे। एंड ऑफ कोर्स एबीसी तो आपका मैनेजमेंट है ही है, एबीसी इज ऑलवेज द प्रायोरिटी, है ना। अदर देन एबीसी दिस ऑल थिंग यू हैव टू मैनेज इन एनाफिलेक्टिक शॉक में, ठीक है। सो ये हमारा एनाफिलेक्टिक शॉक के बारे में हो गया। कमिंग टू द फोर्थ शॉक, दैट इज द न्यूरोजेनिक शॉक। इसी में हम स्पाइनल शॉक के बारे में पढ़ेंगे। सो न्यूरोजेनिक शॉक इज अगेन द डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक। सो हमने सेप्टिक शॉक पढ़ा, एनाफिलेक्टिक शॉक पढ़ा और न्यूरोजेनिक शॉक पढ़ा। ये सारे हमारे क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक है। सो न्यूरोजेनिक शॉक में क्या हो रहा है, बिकॉज ऑफ द न्यूरॉन में कुछ प्रॉब्लम है, उसकी वजह से आपको शॉक देखने को मिल रहा है। न्यूरॉन्स में कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से इनएडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन हो रहा है। सो न्यूरॉन मतलब कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो न्यूरोजेनिक शॉक में क्या होता है कि जो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है ना, वो उसका जो टोन है वो लूज हो जाता है। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, वेजोकंस्ट्रिक्शन करता है, सिस्टमिक वस्कुलर रेजिस्टेंस को इंक्रीज करता है, सो दैट जो ब्लड है वो कहाँ आए, हार्ट में आए। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो उसका जो टोन है वो लूज हो जाएगा, तो क्या होगा, वेजोकंस्ट्रिक्शन नहीं होगा, वेजोडाइलेशन होगा और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम भी एक्टिवेट हो जाएगा। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का जो काम है वो कम हो गया है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो अपोज करेगी इसको। तो आपको सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वाला जो भी काम होता है ना, वो सब कुछ आपको इसमें नहीं दिखेगा, पैरासिम्पैथेटिक वाला सिस्टम वाला काम दिखेगा, है ना। सो it is caused by loss of sympathetic nervous system tone leading to widespread vasodilation, severe vasodilation मिलेगा and decrease systemic vascular resistance, जिसकी वजह से hypotension and inadequate tissue perfusion देखने को मिलेगा। So basically neurogenic shock कब होता है, because कि अगर spinal cord injury हुई, basically अगर thoracic T6 से अबव अगर इंजरी होगी स्पाइनल कोड में, दैट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ न्यूरोजेनिक शॉक। उसके अलावा स्पाइनल एनेस्थीसिया में भी देखने को मिलता है न्यूरोजेनिक शॉक में, ठीक है ना। सो इसमें बेसिकली हाइपोटेंशन तो दिखेगा ही दिखेगा, क्योंकि वेजोडाइलेशन हो रखा है, सिस्टमिक वस्कुलर रेजिस्टेंस कम हो रखा है, तो हाइपोटेंशन मिलेगा। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब अभी तक आपने जितने भी शॉक पढ़े सब में क्या था कि हाइपोटेंशन तो था ही टैकीकार्डिया हो रहा था, बट यहाँ पे ब्रेडिकार्डिया होगा। ब्रेडिकार्डिया क्यों होगा, क्योंकि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम अपोज कर रही है इसको, है ना। सो बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे ब्रेडिकार्डिया होगा। सो हाइपोटेंशन होगा, ब्रेडिकार्डिया होगा। एंड जो स्किन है, जो पेरिफेरल में सारा जो ब्लड है वो पूलिंग हो जाएगा, क्योंकि वो हार्ट तक तो आ ही नहीं रही है, क्योंकि सिस्टमिक वस्कुलर रेजिस्टेंस कम हो रखा है। तो क्या होगा, स्किन जो होगा वार्म एंड ड्राई होगा, जो एक्सट्रीमिटीज है वो कैसी होगी, वार्म एंड ड्राई होगी, ठीक है ना। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लिनिकल फाइंड इन द न्यूरोजेनिक शॉक में, ठीक है। देन एक क्वेश्चन आता है कि स्पाइनल शॉक क्या होता है। सो स्पाइनल शॉक में क्या होता है ना कि स्पाइनल कोड इंजरी में, बिकॉज ऑफ द स्पाइनल कोड इंजरी में क्या होता है कि जो सेंसेशन होता है, जो मोटर है वो लॉस हो जाता है, सेंसेशन मोटर जो है वो लॉस हो जाता है, रिफ्लेक्सेस एब्सेंट हो जाती है। कब, जैसे कि लेट सपोज ये स्पाइनल कोड है, सो यहाँ पे इंजरी हुई है, तो इसके नीचे जितने भी हमारे सेंसरी हो गया, मोटर हो गया, रिफ्लेक्सेस है, वो क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, फ्लैसिड पैरालिसिस देखने को मिलता है। सो दैट इज द स्पाइनल शॉक। बट न्यूरोजेनिक शॉक में क्या आपको हीमोडायनेमिक चेंजेस देखने को मिल रहा है ना, आपको लाइक बीपी कम देखने को मिल रहा है ना। सो लाइक हाइपोटेंशन, ब्रेडिकार्डिया, स्किन जो है क्या बोलते हैं, आपको ऐसे वार्म ड्राई देखने को मिल रही है। सो हीमोडायनेमिक चेंजेस देखने कहाँ को मिलता है, न्यूरोजेनिक शॉक में, क्योंकि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की जो टोन है वो लूज हो रखी है, वो खत्म हो रखी है, वो रिड्यूस हो रखी है। बट स्पाइनल शॉक क्यों, बेसिकली स्पाइनल कोड इंजरी की वजह से आपको सेंसरी, मोटर और रिफ्लेक्सेस नहीं मिलेंगे। सो दैट इज द स्पाइनल शॉक, ठीक है ना। सो न्यूरोजेनिक शॉक में बेसिकली हमें क्या करना है, एबीसी तो है ही, हमें मैनेज करना ही है, एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन। यहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि एयरवे में ना हम पेशेंट को जॉ थ्रस्ट मैन्यूवर करेंगे, हेड टिल चिन लिफ्ट मैन्यूवर नहीं करेंगे, बिकॉज इससे इंजरी और ज़्यादा प्रोग्रेस हो सकती है। हम यहाँ पे जॉ थ्रस्ट मैन्यूवर के थ्रू हम पेशेंट का एयरवे मैनेज करेंगे। एंड अगेन ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन तो मैनेज करना ही करना है, ठीक है ना। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है कि आपको स्पाइन को प्रोटेक्ट करना है। तो स्पाइन को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको स्पाइन को इमोबिलाइज्ड करना है बाई सर्वाइकल स्कॉलर से, या फिर लॉग रोलिंग मेथड से आपको पेशेंट को ट्रांसफर करना है, बैकबोर्ड लगाना है। सो ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। एंड टिश्यू परफ्यूजन के अगेन हम
टिश्यू परफ्यूजन के लिए हम आईवी फ्लूइड्स हो गया, क्रिस्टलॉइड्स हो गया या वेजोप्रेसन या फिर आइनोट्रॉप्स तो देंगे, ठीक है ना। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, यहाँ पे पेशेंट को ब्रेडिकार्डिया हो रहा है, सो ब्रेडिकार्डिया को मैनेज करने के लिए हम पेशेंट को यहाँ पे एट्रोपिन भी देते हैं, ठीक है ना। सो ये आपको न्यूरोजेनिक शॉक के बारे में याद करना है, ठीक है। कमिंग टू द फिफ्थ वन, दैट इज द ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। सो देखो ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक, सो मतलब सारे के नाम में ही सब कुछ छुपा हुआ है। तो ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक में मतलब कि इनएडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन या फिर शॉक क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ द ऑब्स्ट्रक्शन। सो कोई भी फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन है इन द ब्लड फ्लो टू द लंग्स में, यहाँ जैसे यहाँ से ब्लड फ्लो, यहाँ लंग्स के लिए सॉरी, ब्लड फ्लो टू द हार्ट। सो यहाँ से ब्लड फ्लो में यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो सकती है ना, या फिर लंग्स के अंदर ही कोई हार्ट के अंदर ही कोई प्रॉब्लम है। सो बिकॉज ऑफ दैट कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन इन द फ्लो ऑफ ब्लड टू द लंग्स या इनटू द हार्ट। सो ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक क्या होता है, इनएडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन, दैट इज द शॉक बिकॉज ऑफ द फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से। अब वो ऑब्स्ट्रक्शन कहाँ हो सकती है, इन द ब्लड फ्लो टू द हार्ट या फिर इनटू द हार्ट, या तो ब्लड फ्लो टू द हार्ट जो ब्लड फ्लो का जो वे है वहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, जैसे कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो गया, या फिर इनटू द हार्ट के अंदर ही कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, जैसे कि कार्डियक टेम्पोनेट हो गया या फिर टेंशन न्यूमोथोरेक्स हो गया। सो बिकॉज ऑफ दैट क्या होगा, पेशेंट का जो कार्डियक फिलिंग है, या तो जो हार्ट है प्रॉपर फिल नहीं हो रही है, या फिल हो गई है वो आउट नहीं हो पा रहा है, सो अगेन ऑब्स्ट्रक्शन होगा। सो बिकॉज ऑफ दैट क्या हुआ, टिश्यू परफ्यूजन, मतलब इनएडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन हो गया, प्रॉपर आउटपुट नहीं है या प्रॉपर इनटेक नहीं है, सो टिश्यू परफ्यूजन प्रॉपर नहीं है, सो अगेन क्या हो जाएगा, दैट इज द शॉक। सो ये होता है हमारा ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक में, सिंपल आपको इतना याद रखना है। सो अगेन सिम्टम सेम ही होगा कि बीपी कम होगा, टैकीकार्डिया होगा, टैकीपनिया होगा, स्किन कोल्ड एंड क्लैमी होगा, यूरिन आउटपुट कम होगा, है ना। सो सिम्टम्स ऑलमोस्ट सेम होगा, डेट इज द ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। सिक्स्थ हमारा टाइप है, डेट इज द कार्डियोजेनिक शॉक। तो इतने हमारे शॉक होते हैं जो कि आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एंड यहीं से एमसीक्यू बेसिकली हमारे नॉसेट में आता है, इससे ज़्यादा नहीं आता है। कार्डियोजेनिक शॉक के बारे में ऑलरेडी मैंने पढ़ा रखा है, आप मेरे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम डिसऑर्डर में जाना, वहाँ पे मैंने कार्डियोजेनिक शॉक पढ़ाया है, तो प्लीज़ आप उसको जरूर पढ़ लेना। सो ये सारा अगर आप पढ़ लोगे शॉक का, इसके बाद हम एमसीक्यू करेंगे, देन आपका शॉक वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। एंड 1 to 2 एमसीक्यू इज कन्फर्म फ्रॉम दिस टॉपिक, तो 1 से 2 एमसीक्यू तो आपका कंफर्म हो गया फॉर नॉसेट के लिए, ठीक है ना। सो प्लीज शॉक अच्छे से पढ़ो, सारे शॉक अच्छे से कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो, किसमें क्या होता है, किसमें ब्रेडिकार्डिया होता है, किसमें जो स्किन है वो हॉट एंड फ्लश दिखती है, ये प्रॉपर आपको पता होना चाहिए। एंड देन एमसीक्यू सॉल्व करो, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।